दोस्तों, इंडियन अचीवर्स की 35वीं कड़ी में मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़, हमारे आज के मेहमान नरेंद्र भिखुराम जैन जी और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में 2011 के शायद चौथे महीने में भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया था और जिसकी आग बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गई थी। खासकर युवा वर्ग इस आंदोलन के साथ बड़ी गर्मजोशी से जुड़ा था और उसी आंदोलन ने एक नई राजनीतिक पार्टी को भी जन्म दिया था जिसका नाम था आम आदमी पार्टी, यानी कि आप। और उस आप पार्टी की बागडोर थी अरविंद केजरीवाल के नाम, जिन्होंने इस पार्टी की कमान को संभाला और उसके बाद से आज तक वो अलग अलग कारणों से खबरों में हैं। अरविंद केजरीवाल की उस समय बोली गई हर बात में सच्चाई, क्रांतिकारी विचारों और कुछ बदलाव की भीनी भीनी खुशबू महसूस की जाती थी और उसी खुशबू के बूते दिल्ली की सत्ता पर वो आज तक काबिज है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है कि जिस तेजी से उनका उदय हुआ उसी तेजी से वो पतन की ओर भी बढ़ रहे हैं। और ये कह लो कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज उसी भ्रष्टाचार की दलदल में वो धंसे हुए नजर आ रहे हैं। आप और अरविंद केजरीवाल के इस उदय से अंत तक की कहानी के गवाह हैं हमारे आज के मेहमान नरेंद्र भिखुराम जैन जी, जो एक सफल व्यवसायी हैं और एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। और उनके पिता भिखुराम जैन जी को शायद दिल्ली में बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते। और भिखुराम जैन जी ने भी, आपको एक बात बता दूं कि उसी क्रांति से प्रभावित होकर अपना करोड़ों का बंगला मात्र 1 रुपया महीने के किराए पर इन लोगों को दे दिया था इस्तेमाल करने के लिए। तो भिखुराम जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस कहानी की सच्चाई क्या है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहुत करीब से देखा है और वो हमें बताएंगे कि ये सब क्यों कर हो रहा है। भिखुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ब्रीफली अपने और अपने परिवार के बारे में संक्षेप में बताते हुए आप सिर्फ हमें ये बताइए कि ये जो आज हमें देखना पड़ रहा है, ये इसका क्या आपको कभी एहसास हुआ था कि ऐसा हो सकता है और इसके पीछे की क्या वजहें हैं? दो बातें हैं राजीव जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे एक छोटे से क्रांतिकारी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को आपने इस मंच पर आज आमंत्रित किया है। मंच बहुत है, बातें बहुत हैं, लेकिन सरलता और सभ्यता जो जहां पर खो जाती है तो ऐसे मंचों का निर्माण होता है, उनका उत्पाद होता है और ऐसी चर्चाओं का विषय बनता है। मेरा परिवार दिल्ली का सबसे पुराना राजनीतिक परिवार है। आज की तारीख में 100 साल से ज्यादा का इतिहास, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यापारिक समाज का कोई व्यक्ति दूसरा आज दिल्ली में नहीं है। जो आज जिस शिखर पर मैं और मेरे परिवार खड़ा है वो दूसरा कोई है, क्योंकि जिस समुदाय से और जिस सोच से एक जैन परिवार से आते हुए मैंने अपने परिवार की जो उसका उत्थान देखा है, वो एक अभिन्न परिस्थितियों के आधार पर होता है जो आज के संदर्भ में बहुत डिफिकल्टी से मिलता है। मेरे फादर ने दिल्ली के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 1931 से लेकर 1990 तक बहुत कर्मठता से समाज में और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सक्रिय भाग लिया। दूसरा सवाल आपने लिया कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे जुड़ा। जब ये बात तो तय है, आपने बहुत सुंदर तरीके से बात करी कि 2011 में जब अन्ना हजारे साहब के साथ एक नई ऊर्जा और नई दिशा दिल्ली वालों को भारत के तमाम उन प्रांतों में एक आंदोलन के रूप में दिखी, तो उस वक्त अन्ना हजारे जी के सामने एक नए व्यक्ति का निर्माण हुआ। उनका नाम था अरविंद केजरीवाल। तो ये तो आपके सामने आपने खुद ही अपने बयान में कहा, तो ये तो तय बात है कि एक नया आंदोलन, क्योंकि हर व्यक्ति इस देश का जो इस देश की गरिमा के साथ अपना भविष्य जोड़ता है वो एक नई ऊर्जा की तलाश में था। तो अरविंद केजरीवाल उस ऊर्जा के साथ उभर कर आए।
जी। तो बाकी आप बताएं। तो नरेंद्र जी, आपने बताया, ये तो बात सही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कुछ लोगों का ग्रुप, एक समुदाय खड़ा हुआ, आम जनता ने साथ दिया उनका, और वो सक्सेसफुल हो गए। ऐसा क्या हुआ नरेंद्र जी, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप उनमें से एक थे उस समय, कि ये आज उस पार्टी की दिशा और दशा ऐसी हो गई कि वो तो सीधी की सीधी तिहाड़ जेल की ओर रुख हो गया सारी पार्टी का। जीवन में ठगा हुआ महसूस करते हैं क्या आज आप अपने आप को इस सब के बीच? नहीं, भाई साहब, विजय साहब, ठगा हुआ शब्द तो बहुत छोटा है, बहुत अल्प है। ठगा होता आदमी, जो आदमी सोचता है कि मैंने एक बाजार से कोई सामान खरीदा, उसमें कोई ठगी हो गई, तो आदमी कहता है चलो हो गई सो गई। ये ठगी वर्ड तो बहुत छोटा है, ये धोखा है। और ये धोखा वर्ड मुतवातिर है। मुतवातिर का मतलब होता है कांस्टेंट, रेगुलर, परमानेंट एंड फॉरएवर। जब एक क्वेश्चन होता है, जब एक नेता की एक छवि सामने आती है, चाहे वो कोई भी हो, और खासतौर से जो चर्चा का विषय है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जब उन्होंने 2011-12 में, और याद रखिए जब दिल्ली में उन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त 28 सीटें आई थी, 49 दिन की सरकार हुई थी। और मेरे साथ सामने, क्योंकि मैं अन्ना हजारे साहब के साथ जब जुड़ा, तो उन्होंने जब चर्चाएं की, तो मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी में एक वर्कर की तरह जुड़ा हुआ था। तो मैंने देखा, यार ये तो कांग्रेस पार्टी को बदलाव की जरूरत है। तो एक ऐसा आंदोलन, जैसे आपने बताया अन्ना हजारे साहब का, केजरीवाल साहब का, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई आपने कहा, उस वक्त उनका मुद्दा ये था। ये बात आपको, ये तो बात आप सबको पता है। स्वराज एक किताब उन्होंने लिखी, मुझे कहा अरविंद केजरीवाल ने कि नरेंद्र भाई, हर व्यक्ति अगर स्वराज की किताब पढ़ ले तो इस देश में क्रांति आ जाएगी। क्या आपने किसी ने स्वराज की उनकी किताब का कोई पन्ना पढ़ा है? मैं आपको उनका ब्रीफ बताता हूं। ये स्वराज किताब का जो ब्रीफ है, बहुत एक लाइन में, टू प्रेजेंट द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट इन द कंट्री, यानी जो देश के अंदर राजनीति और राज करने की परिस्थितियां हैं, उसके चैलेंजेस, उसके सामने जो रुकावटें हैं, उसमें परिवर्तन लाना है, वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी किताब स्वराज के माध्यम से जनता तक पहुंचाई। बहुत सी और भी किताबें लिखी हैं। एक किताब है द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, एक किताब अभी जल्दी आने वाली है जो फॉल ऑफ अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति, अच्छा एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तो बात सिद्ध हो गई, चाहे वो, अब राजनीतिक नेता एक नई चीज सीख गए हैं इस कांड से, वो जनता के बीच झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं। भाई मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई मकान नहीं लूंगा, कोई बड़ा बड़ा आडंबर नहीं करूंगा, मैं आम जनता की तरह रेड लाइट पर रुकूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। ये आडंबर, ये झूठ आपके सामने है। इसके लिए कोई मुझे अलग से कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। जी नरेंद्र जी, एक बात बताइए, आपने ये बोला कि भाई ये सब कुछ उन्होंने बोला था और आज वो सब कुछ कर रहे हैं, और उनसे आपका ये ठगा नहीं गए आप, बल्कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन अभी कोई चीज प्रूव भी नहीं हुई है। और उसके अलावा आप ये मान के चलेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है अभी भी अपने काम तो कर ही रहा है वहां पर, और लोग भी उनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की साजिश है, या वाकई में ही अरविंद केजरीवाल इस दलदल में फंसे हुए हैं? और उन्होंने ईडी में जाने से भी इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो कहते हैं कि भी पहले ये तो बताइए आप अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, या आप पार्टी के संयोजक को बुला रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं? आपने ये तो बताया नहीं आप किसको बुला रहे हैं। पहले आप इस चीज का मेरे को खुलासा कीजिए। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आपने बात कही कि क्या ये जो अभी, देखिए ये बात सच है कि अभी इट इज स्टिल अंडर इंटरोगेशन, और जब तक कोई व्यक्ति प्रमाणित नहीं होता कि वो सजा के काबिल है, तब तक हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनको सजा याफ्ता बोले। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब
जब ये कहते हैं कि कोई भी घोटाला अगर मेरे अगेंस्ट प्रमाणित हो तो मुझे चौराहे पे लटका दिया जाए, जब ये कहते हैं कि आदमी राजनीति में, खुद कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी कुर्सी है इसके जो नीचे कांटे लगे हैं ना, वो व्यक्ति को स्वयं भ्रष्ट बना देता है, ये खुद कहते हैं, अपनी स्पीचों में कहते हैं। तो मैं समझता हूं ये क्या पता उसी का निष्कर्ष हो। निष्कर्ष जैसे कहते हैं ना कि इफ बैड अर्न मनी, यानी गलत रास्ते का पैसा कमाए हुआ गलत रास्ते ही जाता है। तो ये जनता ने, दिल्ली की जनता ने ये फ्री बिजली, फ्री पानी का जो ये लॉलीपॉप चूस रहे हैं, ये लॉलीपॉप चूस के तो जीत रहे हैं। इन्होंने काम कौन सा किया है दिल्ली में? ये बात नहीं, है वो तो जब लंदन बनाने की बात करिए, वो कह रहे गंगा जब भी साफ कर दिल्ली में बाढ़ आती है तो आम जनता के व्हाट्सएप देखिए आप, कि ये बात तो सिद्ध हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने घर घर में पानी पहुंचा दिया। या आपने वीडियो देखे होंगे। ये एक नाकामी की एक कड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक उनका बहुत डार्लिंग प्रोजेक्ट है। वो एक सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा बीमार प्रोजेक्ट है। इनके कोई भी प्रोजेक्ट पार नहीं होते। अभी समय नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता जो हॉस्पिटल्स इन्होंने तैयार करने की घोषणा करें, कहते चल रहे हैं। असल में क्या है, दिल्ली की जनता को भी समझना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। ये बिजली पानी का जो मामला है, या तो तुम ये ले लो या अपनी दिल्ली को सुधार लो। ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। इट इज अ इनडायरेक्ट ब्राइब गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू द पब्लिक। तो नरेंद्र जी, मैं आपको एक अपने साथ बीती हुई घटना बताता हूँ। जब ये रामलीला ग्राउंड में ये भूख हड़ताल का नाटक कर रहे थे, तो मेरे एक यहाँ मित्र हैं, पॉलिटिशियन हैं वो अमेरिका में, तो उनसे मैं बड़ा उत्साहित था इस पार्टी को लेके कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे आप उत्साहित थे, हम सभी उत्साहित थे। तो ये मैं उनके साथ चर्चा करने लगा इस बारे में, तो उन्होंने उस दिन मेरे को एक बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया के इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके आज तक भ्रष्टाचार के नाम पे जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बना है वो भ्रष्टाचार ही हो गया है अंत में। तो आप लोग सचेत रहिए, देखते रहिए। आज तो आप इसकी बढ़ाई कर रहे हैं, 10 साल बाद हो सकता है आप बुराई करें। अंत में आज मैं उस पॉलिटिशियन की बात को 100% आज उससे एग्री करता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये होना ही था, ये एक सत्य है, हमारे पास कोई और निजात है नहीं इस स्थिति में? एक बहुत पुराना प्रसंग है। एक आदमी की, एक मोची की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली जी। तो जो लॉटरी वाला ने को कहा गया, यार ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसको अगर हमने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी दे दी इसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो वो लॉटरी ने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि जाके उसको तैयार करो। तो कहते हैं, भाई बाबा तेरे ना 10,000 रुपए इनाम आए, तू क्या करे? कहते भर पेट खाना खाऊंगा, कपड़े खरीदूंगा, अपने बच्चों को रोटी दूंगा। कहते अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो उन्होंने कहा मैं ऐसा है एक साइकिल खरीदूंगा। इस प्रकार आहिस्ता 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 करके रकमें बढ़ती गई। जब अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो उसका हार्ट फेल हो गया। यही कहानी का जो दूसरा रूप है वो ये प्रसंग है जो आज आपके सामने है। जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया, आवाज लगाई, और लेट मी टेल यू, अरविंद केजरीवाल शुरू में बिल्कुल भी गलत नहीं था। उनके निगाह मेरे से हमेशा कहते, नरेंद्र भाई हम सत्ता बदलने नहीं आए, हम व्यवस्था बदलने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के पाए थे, जो उनकी खाट के 4 पाए होते हैं ना, जैसे खाट के योगेंद्र यादव, आपके जो कुमार विश्वास, आपके प्रशांत भूषण साहब, मेरे इन जैसे ने क्या करा, इन्होंने इन सबको बाहर कर दिया। अरे भाई बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि जो लायक होता है, राजनीति का पहला रूल है अपने रोड़ों को हटा दो। अरे भाई हम तो साथ थे, हम तो हर तरह से साथ थे। सवाल इस बात का, और फिर और भी थे, मैं नाम औरों के भी बतेरे हैं, किन्हों क्यों नाम लिखवाऊं। तो ये एक रूल है। अरविंद केजरीवाल ये कहता है, इट इज मी, माई सेल्फ, और मैं मेरा मुझको। और बार बार कहते हैं वोट अरविंद केजरीवाल को मिली है। 5 साल केजरीवाल का नारा, उसी चक्कर में कुमार विश्वास गए बाहर, उसी चक्कर में और लोग गए बाहर।
क्या योगेंद्र यादव जी का योगदान पार्टी में नहीं था? किस तरह काम करते थे, ओहो, उनकी तो काम करने की शैली अलग है, बात करने का ढंग आप देखें। तो मैं समझता हूं जो आपने बात कही कि राजनीति जिस प्रकार चल रही है, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, जनता को फ्री चाहिए। अगर राजस्थान में मोबाइल बट रहे हैं, उधर कर्नाटका में लैपटॉप बट रहे हैं। मैंने एक प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को कि जिस प्रकार एक सवाल है श्रोताओं से, और जरूर कमेंट करें जब देख रहे हैं वीडियो, क्या किसी इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उनको अधिकार है पब्लिक के पैसे को मिसयूज करने का? क्या अधिकार है कि आप किसी चीज को फ्री बांटे? जनता से पूछा आपने? नहीं पूछा। आप पूछो जनता से, आप पूछो जनता से कि हमने ये फ्री बांटना है। अरे हमने आपको चुन के इसलिए नहीं भेजा कि आप फ्री बांट के सत्ता में रहें। ये इनडायरेक्ट रिश्वत है। 5 साल में 3 चुनाव आते हैं, आप 3 चुनाव का आप गिन लो कितना पैसा उनको दिया, वो वोटें मिलती रहती हैं। So there has to be revolution in the political system of this country if you really want real democracy. Otherwise, नरेंद्र जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। सिर्फ ये बताइए कि हमारा मुद्दा चूंकि अरविंद केजरीवाल है, ये बताइए कि बीते कल के अरविंद केजरीवाल और आज के अरविंद केजरीवाल में ये जो इतने बड़े बड़े फर्क आए हैं, और वो जो खुद शराब घोटाले में और दूसरे शिक्षा के घोटाले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, आप ये बताइए कि आपको कहां से ये लगा कि ये व्यक्ति दोहरे चेहरे वाला है और इसका अंदर कुछ हो रहा है और बाहर कुछ हो रहा है, और ये बाकी राजनीतिज्ञों को पीछे छोड़ देगा अपनी इन हरकतों की वजह से? कुछ ऐसी चीजें बताइए ना जो हमें नहीं पता। एक ही बात थी, जब कोई बात आती थी कि भाई किसी को टिकट देना है या किसी को कहीं पर सेट करना है, कहता अभी इसको कमिटमेंट कर दो, अभी इसको कमिटमेंट कर दो, बाद में देखेंगे। बाद में कौन सा हमने दे दिया? एक हादसा मेरे साथ हुआ। मेरे कहने से इन्होंने एक टिकट दिया था दिल्ली के एक हिस्से में, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो टिकट देके 15 दिन तक वो चुनाव लड़ने लगा। ये 2015 की बात है। मेरे से कहने लगे नरेंद्र भाई ये टिकट तो किसी और को देना है, आप उसको कैंसिल कर दो। मैंने कहा कैंसिल कर दो यार, बंदा 15 दिन से इलेक्शन में पैसे लगा रहा है। कहता उसको चुनाव के बाद जब पार्टी पावर में आ जाएगी उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना देंगे। मैंने कहा चलो, विश्वास कर लिया मैंने। जब वो चुनाव जीत गए, मैंने उनको बाद में कहा भाई आपने वायदा किया था। कहता कौन सा वायदा? ओहो, कौन सा वायदा? मैंने कहा कमाल करो यार, उस आदमी बाहर खड़ा है, उसको मैंने लेकर आया हूँ। कहते नरेंद्र भाई ये वायदे पॉलिटिकल होते हैं। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टियों को शौक हो गया, जैसे बीजेपी भी कहती है जुमला है 15 लाख का। तो ये सिस्टम बन गया है ब्रदर। देयर हैज टू बी रेवोल्यूशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो नरेंद्र जी ये बताइए, दिल्ली का राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं? ये आदमी तो जैसा आप प्रेस कह रही है या जो हम ईडी से सेंस कर रहे हैं, ये तो लगता है बड़ी जल्दी ये सब ढकोसला इसका खत्म हो जाएगा, जेल वेल चला जाएगा या जो भी है। आप पार्टी को भी अब तो सुना है हमने कि वो उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये इसको ही मिला है सारा पैसा, पार्टी को भी बनाइए आप उसमें दोषी। तो उसके बाद जो ये वैक्यूम, आप आदमी के जाने के बाद जो ये वैक्यूम क्रिएट होगा, कांग्रेस क्या स्थिति में है कि उस वैक्यूम को भर सके? बीजेपी क्या स्थिति में है कि उस वैक्यूम को भर सके? क्या होगा डिस्पेंसेशन अगला? ये जो सिस्टम आप बता रहे हो अभी, क्योंकि जो ऑपोजिशन, देखिए आपको याद होगा 1977, अगर आपको याद है, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने एंटी इंदिरा करके इकट्ठा करके जनता पार्टी का गठन किया। 1977 में जनता पार्टी पावर में आई, क्योंकि गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, 2-2.5 साल में गिर गई। वो 2.5 साल में गिर गई इंदिरा गांधी। फिर पावर में 1980 में आई। सवाल क्या है कि इस वक्त मैंने जैसे पहले ही कहा कि आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, अनफॉर्चुनेटली दिस कंट्री इज सफरिंग, पॉलिटिकली सफरिंग। 1984 के बाद आज तक इस देश में राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं आई है। जब तक कोई स्टेबल सरकार नहीं आएगी, जैसे अभी इंडिया वर्सेस भारत, ये 2 गठबंधन बन रहे हैं। अभी ये गठबंधन अगर ये बन गया इंडिया का, तो कांग्रेस पावर में आ सकती है, कांग्रेस पावर में आ सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो उसका हिस्सा रहेगी ना, क्योंकि इंडिया में तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहेगा।
नहीं नहीं, ये जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, चलो ये तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक खानदान है ये तो उनकी पार्टी है, इसमें कोई भी ऐसी नहीं है जो किसी भी विचारधारा को लेकर आगे आई हुई हो, उसको छोड़ देते हैं। आपने जैसे अभी एक किस्सा बताया अरविंद केजरीवाल का कि भाई वादों को मुकरना, उसने बोला कि राजनीति की पहली सीढ़ी है। इस तरीके के कुछ और ऐसे वाक्य बताइए जिससे वाकई ये पता चले कि हाँ भाई वो पूरी तरीके से राजनीति के रंग में रंगा हुआ है और गिरगिट की तरह वो बिल्कुल जो है राजनेता बन गया है। चुनावों में, जब हम चुनाव में बाजार में इलाके में जाते जैसे थे, एक और बात है, जो फंड की बात है, विदेशों से इतना फंड आया उनके पास, उस फंड की भी असलियत क्या है, वो पार्टी में है या क्या है, वो भी थोड़ा सा प्रकाश नहीं, फंड की चर्चा मेरे सामने ना हुई, ना मुझे उसका इल्म है। सही बात तो ये। ओके। मैं तो अपनी जो बताऊंगा आपको, जैसे हम चुनाव में लोगों के पास कैंपेनिंग करने जाते थे तो हम शाम को चर्चा करते थे, जी फलाना व्यक्ति है, वो बड़ा मौजिज आदमी है और हमें वोट चाहिए और वो बड़ा इंप्रेसिव है और उससे काफी वो, तो पूछते थे क्या चाहिए उसको, उसको कुछ दो, लालच दो यार। मैंने क्या लालच दो? कहा उसको एमएलए की टिकट दे देंगे। भाई एमएलए की टिकट दे देंगे। मैंने कहा एमएलए की टिकट, वो एमएलए की टिकट लेने की बात नहीं कर रहे, कहते कह दो ना उसको, कुछ करो, कौन सी देनी है हमें। तो ये झूठ का जो पुलंदा है, और ये उनका, अरविंद केजरीवाल का अकेले का नहीं है, जो उनके साथ सारे थे, चाहे मनीष सिसोदिया, सारे यही कहते थे कि किसी बाय हुक और बाय क्रुक विन द बैटल, विन द बैटल टुमारो, इट इज आवर, हम पावर में, हम सोचेंगे क्या करना है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इसी के बीच में, छोटा सा सवाल कि वो जो उसके जो करीबी जिन्होंने इनका साथ दिया इन सब चीजों में, वो खास लोग कौन कौन से हैं? सारी पार्टी जो दिल्ली की चला रहे हैं, कौन कौन है आपको पता ही होगा। दिलीप पांडे है, दिलीप पांडे है, दुर्गेश पाठक है, यानी दुर्गेश पाठक है, दिलीप पांडे है, और इनके जो राइट हैंड है मिस्टर भारद्वाज जी भी हैं। राघव चड्ढा जी है। नहीं, भारद्वाज तो लेट और बहुत बाद में आए हैं। ये राघव चड्ढा, दिलीप पांडे और दुर्गेश, तीन है मेन। और वो मनीष सिसोदिया, पंकज गुप्ता जी इज नॉट अ वेरी एक्टिव डिसीजन मेकर, ही इज वेरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा उनकी चलती नहीं है। ओके, हाँ तो बताइए आप, मतलब यही लोग हैं जो, तो इसका मतलब ये अभी जो दिलीप पांडे हैं और वो जो दुर्गेश जी वगैरह हैं, क्या वो भी इन सब कामों में लिप्त हैं या वो इन करप्शन से दूर हैं? दूर कहां से हो सकता है? आप एक थाली में खाना खा रहे हो तो दूर हो जाओगे? रोटी और सब्जी तो वही खाओगे। ओके। और अब एक बात और बता दीजिए कि क्या ये जो इनको सम्मान मिला है सफाई के लिए, क्या ये अब जाएंगे उसमें ईडी के सामने? और जाना पड़ेगा तो नहीं जाएंगे तो मुलजिम कहलाएंगे, जाना ही पड़ेगा और जाना चाहिए। मैं समझता हूँ टू प्रूव हिज इनोसेंस ही हैज टू गो। ओके। और अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या ये भी लालू प्रसाद यादव की तरह राबड़ी को जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, ये हवा तो यही है। नहीं, आपको इनके व्यवहार को देख के क्या लगता है? भाई यही बाजार में रुक्का तो यही है कि जेल जाएंगे तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो भाई देखो ना, आप अभी भाई साहब विजय भाई ने क्या कहा कि जब वो रामलीला मैदान में गए थे उसके बाद जेल चले गए, जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन गए ना। तो ये प्रधानमंत्री, तो नेक्स्ट स्टेप इज, ये तो पड़ाव होते हैं, नेक्स्ट स्टेप प्रधानमंत्री होना भी चाहिए। अच्छा, तो आपको दिखता है इनमें प्रधानमंत्री के गुण दिखते हैं? सर वो क्वेश्चन नहीं है, अभी वो उस लेवल पे ही नहीं है तो हम क्यों गुण गिने। सवाल ये है कि टिकटें बेचना। एक बात बताइए मेरे को राजीव भाई, पॉलिटिकल पार्टी ये जो सिस्टम बना है कि भाई टिकट देना जो पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में टिकट दी जाती कांग्रेस के लोगों को, आम आदमी पार्टी में टिकट दी जाती बीजेपी के लोगों को, तोड़ तोड़ के। जो कार्यकर्ता उसको टिकट नहीं मिलती है। और हमने तो सुना कि इन्होंने टिकटों को बेचा है, पैसा खूब दिया है। अंडरस्टूड है, तो मैं सेकंड लाइन तो यही बोलने वाला था। इन्होंने सारी टिकटें बेची हैं, एक एक टिकट, एक एक राज्यसभा की सीट, एक एक कॉर्पोरेशन की सीट बेची है। और आप कहो 20 जने खड़े कर दूंगा आपके सामने बोलने वाले। अच्छा जी। और एक तो वीडियो थी जो सत्येंद्र, हाँ जी बोलिए। एक वीडियो थी जो सत्येंद्र जैन को 50 लाख रुपए दे के आया था, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, तो आपने भी तो चुनाव लड़ा था, आप पार्टी के टिकट पर कॉर्पोरेशन का। मेरे को तभी तो इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया।
क्योंकि पैसे तो मांग नहीं सकते मेरे से। तो मेरी टिकट इन्होंने कांग्रेसी को दे दी। मैंने जब चुनाव लड़ा था उस वक्त पार्टी की वो हवा नहीं थी। मैंने चुनाव इसलिए लड़ा था, केजरीवाल मुझे ये कहने लगे, नरेंद्र भाई पार्टी की मेन स्ट्रीम में आने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और आपको ऐसी जगह लड़ना पड़ेगा जहां से आप हारोगे। मैंने कहा लड़ लेंगे ना, हार जाएंगे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे को हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है। हार जीत से उनको फर्क पड़ता है जिनको राजनीति अपना धंधा बनाना हो जी। हमारे को धंधा, हम तो शौकिया हैं भाई साहब, हम तो पल्ले से लगाने वाले हैं। तो आपने एमएलए की टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, एमएलए की टिकट तो बेच दी ना। टिकट जो कांग्रेस से जो सिटिंग एमएलए था उसको लाके उससे पैसे लेकर उसको टिकट दे दी। तो आप भी, आपने करोड़ों का बंगला इनको 1 रुपए में दिया, इतना बड़ा काम किया, तो आप भी कुछ पैसे देके टिकट लेके लड़ लेते। सर ऐसा है, फंड ये कांग्रेस ने मेरे साथ किया था, ऑफर की थी। अहमद पटेल ने मुझसे कहा 1998 की बात है, 25 लाख रुपए दे दो, एमएलए की टिकट ले लो। मैंने कहा जी मुझे ये बता दो, ये 25 लाख रुपए मैं आज अपने घरवाली का गला काट के आपको दे दूंगा, कल मैं आपकी घरवाली का गला काटूंगा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जैन हूं मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। आपको मेरे कद पे, मेरे किरदार पे अगर विश्वास है तो दो, वरना मत दो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैसे मेरे से ना मांग के कांग्रेस का बंदा बुला के उसको पैसे लेके उससे टिकट दे दी। 8 करोड़ रुपए में टिकट दी सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, जो हारा था, प्रहलाद सिंह साहनी। 8 करोड़ रुपए में? 8 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए का तो रेट था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। कितना? 2 करोड़। तो इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया होगा टिकटें बेचकर? सब भाई इनका फंडा ये है, पंजाब, गोवा, राजस्थान, गुजरात, इन लोग जगह पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए पैसा चाहिए। में क्या होता है ना, वो एक आपने पुरानी कहावत सुनी है, चूहे को हल्दी गांठ मिल गई पंसारी बन बैठा। एक और कहावत है, बिश्ती को राजा बना दिया, चमड़े के सिक्के चला दिए। तो एक नौसिखिए को जो पॉलिटिक्स इज नॉट अ बॉल, अ टेबल टेनिस गेम, इट इज अ गेम ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। व्हाट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज दिस पार्टी डूइंग? टेल मी, एक्सेप्ट मेकिंग देम यूजलेस। उनको बेकार बना रही है। दिल्ली में जिस प्रकार झुग्गीकरण हो रहा है, चारों तरफ मेट्रो में आप बैठिए, चारों तरफ झुग्गियां दिखेंगी, आपको कोई बिल्डिंग दिख रही है? इन्होंने कहा कि एमसीडी में मैं 1 महीने में ये जो कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा। हट गया पहाड़? हट ही नहीं सकता, 10 साल नहीं हट सकता। जमुना भी तो साफ करने की बात कर रहे थे ये। सर ये सब झूठे इतने, देखो पॉलिटिकल जो सिनारियो देश के अंदर है ना, मैंने जो आपसे बात कट गई, मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि जिस प्रकार इंडस्ट्री मिनिस्ट्री होती है वो स्टॉक टेक करती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है स्टॉक टेक करती है, इसी प्रकार आप चुनाव आयोग हर पॉलिटिकल पार्टी से उनके चुनावी वादों का स्टॉक टेक करें कि भाई तुमने क्या किया है साल भर में, व्हाइट पेपर पब्लिक के सामने पेश करें जो सत्ता में आती है। क्या बुराई है इसमें? लेकिन इस पार्टी को डर नहीं है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। अब दिल्ली में तो नकेल कसी हुई एलजी की। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले शीला दीक्षित के टाइम तो ऐसा नहीं होता था। विजय जी, आपके मन में लग रहा है कुछ गहरा प्रश्न है, आप पूछ लीजिए। नहीं, मेरा तो प्रश्न नरेंद्र जी यही है कि देखिए जो स्थिति है वो तो हम सबके सामने है, और अब जैसे भी है एक भस्मासुर तो हो ही गया पैदा। अब जेल जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे तो दिल्ली का जो स्थिति है वो और बद से बदतर होती चली जाएगी। तो इसका इलाज क्या है? आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति कोई इलाज तो बताएं, जनता इनका इलाज एक है, इनका इलाज एक है। जब दिल्ली से पंजाब की तरफ ये कूच किया, इन्होंने कहा कि मैं पंजाब में जाऊंगा तो ये जो धुआं पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, एक गारंटी करता हूं कुछ नहीं होगा। आज दिल्ली में 700 QI वो इसका इंडेक्स है, यू कैनॉट ब्रीथ। भाई यू आर इन पावर इन पंजाब, व्हाई आर यू स्टॉप, व्हाई इज इट? दिल्ली की जनता पूछ रही है, कोई जवाब दिल्ली नहीं, की सर मैं विश्वास नहीं करता आपकी बात में। दिल्ली की जनता को तो फ्री का माल मिल रहा है, वो तो उसी में खुश है, और 80% फ्री खाने वाले खुश हैं। बाकी जो पढ़े लिखे 20% है उनको कौन पूछ रहा है? आप ये बताओ मुझे।
माटी कहे इसका कुम्हार सोल्यूशन, से तू हमें क्या तो इसका रोंदे सोल्यूशन मोए। चाहिए सर। ये जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बना रहा है दिल्ली को, चारों तरफ ये अपने जितने भी दूसरे प्रदेशों के लोग अपने घर वालों को, दोस्तों को, यारों को बुला रहे हैं, उसका सोल्यूशन बताइए। इसकी तो वोट बैंक की राजनीति है। दिल्ली तो अब सांस ही नहीं ले पा रही, उखड़ती सांसों का एक दर्द वो बन तो गई। एक पहले तो नरेंद्र जी ये कहता था कि पराली जलती है ना जो हरियाणा में, पंजाब में, उससे हो रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई पराली के जलने से धुआं होता हो, ऐसी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। मैं तो आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसी साइंटिफिक। सर, ये तो तो अब दिल्ली में हालत जल ये रही है। है, आप 700 कह रहे हो, कल मैं डाटा देख रहा था, दिल्ली का 600 कुछ है, हमारे यहाँ का 31 है। सांस आप ले नहीं सकते दिल्ली में। मैं और राजीव जी कल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कितना डिफरेंस है भाई। 31 है हमारे यहाँ पे, हमारे शहर में, और दिल्ली में वो 600 से ऊपर है। 700 है तो साहब। क्या क्या होगा बताइए आप। भाई तो आप तो नरेंद्र जी, सुखी आप हो। सांस ले पा रहे हैं? नरेंद्र जी, आपको सांस लेने में नहीं मजा सर, मैं आता तो है कि घर नहीं? से, मैं तो मॉर्निंग वॉकर हूँ, 5-7 किलोमीटर रोज मॉर्निंग वॉक करता हूँ। डॉक्टर लेकिन कहते हैं सवाल मत ये, करो। लेकिन क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर बॉडी नहीं काम करेगी साहब। जी अरे और यंग रहना है ना तो वॉक करना पड़ेगा। जी। तो फिर वैसे सोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन मतलब दुनिया झेलती रहेगी दिल्ली वाले? है ये भाई, फ्री बताइए। फ्री फ्री का जो मामला है, ये बंद होना कहते हैं कि फ्री का मामले से दुनिया लुट रही है, दिल्ली लुट रही है। और आने वाले समय में एमसीडी में जिस प्रकार और करप्शन की हालत, अगर मैं आपको एक एक डिपार्टमेंट की बताऊंगा तो बताओ ना, आपके रोंगटे थोड़ा सा खड़े तो हो बताओ, जाएंगे। थोड़ा सा बताइए फिर। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जितनी करप्शन है, मैं चिट्ठी लिखी विजिलेंस को, वो कहते हैं कि आप आके बताओ, अगर आप आके नहीं बताओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। मैंने फोन करा, मैंने कहा तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों को कि आके बताओ, तुम्हें चिट्ठी तुम्हारे सामने नहीं पड़ी, आके बताओ, तुम रेड करो चुपचाप। कोई नहीं करता, क्यों करेंगे रेड, अच्छा। सब मिले हुए हैं। अब आप दिल्ली हम्म। जल बोर्ड की बात करिए, आप बात करिए, पीडब्ल्यूडी की बात करिए। ये कह रहा था अरविंद केजरीवाल, ये कहते थे कि सड़क जिस प्रकार बनती है इधर बनती है इधर टूटती है। आप दिल्ली में देखिए, सड़कें ही नहीं है, सारी टूटी पड़ी है। क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? ना पानी, ना बिजली, ना एक मोहल्ला क्लिनिक के झूठा, मतलब व्हाट और आर वी शिक्षा, ट्राइंग टू। शिक्षा 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 जो सबसे शिक्षा के इन्होंने एक मॉड्यूल बना के पब्लिक को पेश किया है। वो मॉड्यूल, आप ये समझिए, ये मॉड्यूल सारी बोगस तकनीक है, ओनली टू स्टे इन पावर। एंड अनफॉर्चुनेटली एज यू राइटली सेड कि लोगों ने अपने दिल्ली में वोट का जो चक्कर है, जो वोट तो इनकी है साहब, मेरी और आपकी वोट तो गिनती की है। तो सत्ता में जो आएगा वो झूठ बोल के इन लोग, अभी हाल में 2022 के चुनाव में कॉरपोरेशन के, यहां पर सिविल लाइंस के अंदर एक यहाँ मजनू का टीला है, गरीब हाँ। झुक वहां पर जाके केजरीवाल ने कहा कि मैं तुम्हारे सबको मालिकाना हक दिलवा दूंगा, जो पिछले 40 साल से हर राजनीतिक दल कह के आता रहा है। कांग्रेस कहती रही कोई मालिकाना हक नहीं मिल सकते, ये कह के आया, और सारी वोट इनको पड़ गई। वो मालिकाना हक मिल ही नहीं सकता। तो झूठ बोलना राजनीतिक दलों का एक रूल बन गया है। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रधानमंत्री जी के सामने या चुनाव आयोग के सामने रखा जाए, जो राजनीतिक दल अपनी वायदे करेगा वो पूरे नहीं करेगा तो उसके ऊपर ये दंड लगेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए। देयर इज नो, डर नहीं है बॉस, बिल्कुल ठीक, डर ही नहीं है, डर ही नहीं मिसलीडिंग है। है ये सब। नहीं, तो इजी है ना, व्हाट कैन यू डू। अब वो कह रहे हैं ना कि चिट्ठी लिख दी उन्होंने ईडी को, जी मेरे बताइए फलाना फलाना, ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, ये चिट्ठी लिखी है उन्होंने, ये चिट्ठी कि भाई ये फलाना 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 ये बताइए मेरे को। तो ये जो चिट्ठी लिखने से आदमी को बरी हो सकता है, तो व्हाई नॉट। चलिए, अब चलते चलते सिर्फ एक कोई ऐसा कोई खास वाक्य बता दीजिए जिससे ये ठप्पा लग जाए कि हाँ भाई वाकई ये दूसरे दल उसको बदनाम नहीं कर रहे, वो वाकई में ही करप्ट आदमी है और सर, उसने वाकई कुछ ऐसा किया है। झूठा नंबर 1 उनका नाम है। सिविल लाइंस के अंदर मैंने इनको हर फंक्शन में बुलाया। मुझे बल्कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मुझसे एक दिन पूछने लगे, नरेंद्र भाई आप क्या कर रहे हो पार्टी में? मैंने कहा लोग मुझे अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं, और आज भी राजीव भाई लोग मुझे अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं। सबको पता है मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी कोई आदमी क्यों छोड़ता है? कोई भी व्यक्ति पार्टी या किसी संगठन को क्यों छोड़ता है? और खासतौर मेरे जैसा आदमी जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, राजनीतिक समझ है, बैकग्राउंड है, 100 साल का राजनीतिक इतिहास है, और मेरे फादर के नाम पर तो पूरी 5 किलोमीटर की सड़क है सिविल लाइंस के अंदर मेन।
भीखूराम जैन मार्ग साहब, मैं उस परिवार से आता हूँ, जिसकी एक नाम से लाइन लगती है, लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमने ठगी नहीं करी। जिस बात को मैं कहना चाह रहा था कि जो व्यक्ति, मेरा घर, उनकी आपको बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल का घर और मेरे घर की दीवार एक ही है। अच्छा, शीश महल की? हाँ जी, हाँ जी, उनका जो महल है उसकी दीवार और मेरी दीवार एक ही है। अच्छा। और जो आप कह रहे हो ना, मेरे घर में खाना खाते थे, साथ में घूमते थे, रोज मॉर्निंग वॉक मेरे साथ करते थे। तो मेरे से कहने लगे कि नरेंद्र भाई आप क्या, मैंने कहा जी मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। सारे टिकटें मैं बांटता था, मैं इनकी पीएससी में मैं था संजय सिंह के साथ। लेकिन क्या है, ये अंदर खाने जो पैसे की इन्होंने षड्यंत्र रचा, वो उससे मुझे अनभिज्ञता थी, क्योंकि वो संजय, काश आपने अपनी दीवार में कॉमन वॉल में कैमरे लगाए होते तो आज ये हालात ना होते। आपको नहीं, वो मेरे फादर एक कहानी सुनाते थे कि एक थानेदार था, बहुत रिश्वत खाता था, लेकिन अंत में जब मरा तो वो पैसा किसी और के काम आया। भाई साहब, जो चोरी करके पैसा कमाता है, आप तो विदेशों में बैठे हो, आप वहां पर करप्शन नहीं है ना, तो आप सुखी हो। यहाँ करप्ट आदमी कभी अपने लिए कमा सका है क्या? कैन ही बाय मर्सिडीज कार? क्या वो बंगला बना सकता है? नहीं बना सकता। किस काम का है पैसा? किस काम का? अरे संगठन को बढ़ाओ। आज आम आदमी पार्टी का हर व्यक्ति, हर वर्कर अपने आप को ठगा महसूस करता है कि मुझे तो टिकट मिलेगी नहीं, मैं बेकार में मेहनत करूं इनके साथ, क्योंकि टिकट तो बिकनी है और बाहर से पैराशूट कैंडिडेट आना है। कांग्रेस यही करती थी, तो कांग्रेस बर्बाद हो गई, इनका भी अंत जल्दी होने वाला है। चलिए, ठीक है। भिखू जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। मेरा हमारे दर्शकों से ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हम एक बार फिर आपके साथ अगले शनिवार को एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।